Hi, this is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be learning about the facts of listening section, and also we'll be learning about the tips and tricks that we should know and use while attempting our listening IELTS exam. सबसे पहले हम बात करते हैं about कुछ facts जो होते हैं listening में जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए. So पहला है that you have only one chance of listening to the audio. That means जब आप अपना आइल्स का एग्ज़ाम देने बैठेंगे आपके पास सेवरल अटेम्प्ट्स नहीं होंगे कि आप बार बार रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते हो. द रिकॉर्डिंग इज़ प्लेड वंस ओनली. देयरफॉर इन लिसनिंग सेक्शन कॉन्सेंट्रेशन इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक बार हमारा ध्यान इधर उधर हुआ, रिकॉर्डिंग चलती रहती है, उसी में आंसर्स छिपे होते हैं, और अगर हमारा ध्यान भटका तो एक दो आंसर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे मिस हो सकते हैं. तो कीप इट इन माइंड कि हमेशा लिसनिंग में आपकी कंसंट्रेशन शुड ओनली बी ऑन द ऑडियो दैट यू आर लिसनिंग एंड साइमल्टेनियसली ऑन द क्वेश्चन पेपर्स, सो दैट आप साइमल्टेनियसली ऑडियो सुन के क्वेश्चंस लिख सको. सेकेंडली, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर आंसर के आपको 1 मार्क मिलते हैं. ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल लोग मानते हैं कि MCQs जो होते हैं, जो क्वेश्चन टाइप आता है लिस्टिंग में MCQs का, दे आर द हार्डेस्ट. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि उनकी ईजी या डिफ़िकल्ट लेवल के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. कुछ भी क्वेश्चन टाइप हो, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क ईच. नाउ वन वेरी इम्पॉर्टेंट information is that there is no negative marking in the IELTS section. So ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना आंसर गलत कर दोगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने आंसर लिखा है सारा एंड आपने गलत लिख दिया है आंसर, तो इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. बस हाँ, ऐसा है कि आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए नेवर लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. कभी भी हमें, अगर ऐसा हो जाता है नॉर्मली कि कितनी कोशिश कर ले, कभी कभी कुछ चीज़ मिस हो जाती है, कोई रिकॉर्डिंग का एक पार्ट मिस हो जाता है, और फिर लोग क्या है ना, उसको छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि मे बी डर होता है कि शायद नेगेटिव मार्किंग हो जाए गलत आंसर की. ऐसा नहीं होता है, आपकी कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. नेवर लीव इट अनअटेम्प्टेड. हमेशा इसको फिल करना है आपने. ठीक है, अगर आपका आंसर मिस हो गया है तो जो आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा गेस से, आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि अगर लक अच्छा हो तो आपका वो आंसर ठीक भी हो सकता है. ओके, तो अब हम बात करते हैं द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट वी शुड एंड मस्ट यूज़ while attempting our IELTS एग्जामिनेशन. इनसे क्या होता है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह हमें सीक्वेंस में जाना है, और जब हम इन्हें यूज़ करते हैं अपने अटेम्प्ट करते हुए तो हमारे चांसेस एरर के, गलतियों के कम हो जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, you have to read the instructions that are given to you on the question paper. और ऐसा होता है, और हर सेक्शन के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ऐसा नहीं है कि 1 से 40 तक आपके क्वेश्चन होंगे तो सबके लिए सेम इंस्ट्रक्शन होगा. नो, ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में वो आपको बोलते हैं राइट नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, है ना, या फिर सेक्शन 4 में वो बोलते हैं आपको मोस्टली कि राइट 1 वर्ड ओनली. तो अगर आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े हैं ध्यान से और आपने आंसर लिख दिया, भले ही वो आंसर सही है, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि आपने 1 वर्ड में लिखना है, आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े और आपने मोर देन अ वर्ड में लिख दिया, 2 वर्ड्स में लिख दिया, 2 वर्ड्स या नंबर लिख दिए, क्योंकि बहुत तरह के से लिख सकते हैं हम आंसर्स को. तो आपका, भले ही आपका आंसर ठीक हो उस तरीके से कि रिकॉर्डिंग में जो बोला गया है उस एक्सपेक्ट में वो ठीक है, पर फिर भी अगर आपने इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपने आंसर नहीं लिखे हैं तो ये आपका कट हो जाएगा, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है उसका. सो इंस्ट्रक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. जब भी आपने करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं. नाउ, आपको पता ही होगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा आइल्स का एग्ज़ाम लाइक लिसनिंग कि किस तरह होता है, तो आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि अब आपके पास टाइम है,
क्वेश्चंस पढ़ने का वो। और ये अच्छी बात है कि वो पूरे 40 क्वेश्चंस एक साथ नहीं देते हैं कि अब 40 कर लो, हर सेक्शन का टाइम होता है आपके पास, ठीक है। तो जैसे आपको वो टाइम प्रोवाइडेड है तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा ठीक है, समझ आ गया मेरे को, इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो जब इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी तो मैं और ध्यान से सुनूंगा या सुनूंगी। Okay, and now sometimes answers might be written in synonyms or paraphrasing. That means ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर हो, जो रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया है आपको, वो सेम आप यहाँ पे लिखो। ये कब होता है? ये मोस्टली जब होता है जब हमें मैचिंग करने होते हैं, या फिर ये होता है जब कुछ ऐसा क्वेश्चन टाइप आता है कि हमें सेंटेंस कंप्लीट करना होता है और रिलेटेड वर्ड्स नीचे दिए होते हैं और आपने उनसे मैच करना होता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं बोला नीचे, तो अब मैं क्या लिखूं इसमें? तो हमेशा याद रखना कि ऐसा हो जाता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो सिनोनिम्स में या पैराफ्रेजिंग में भी हो सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सिंपल एग्जांपल देते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। जैसे कि कोई बंदा है, उसने रिकॉर्डिंग में बोला आई वॉज ए हैप्पी पर्सन, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे फिलअप्स में दे रखे होते हैं पॉइंट, उसमें कुछ भी लिखा है, सैड लिखा है, जॉयफुल लिखा है ना, और नॉर्मल लिखा है। तो अब आपने इसमें से फिल करना है आई वॉज आ डैश पर्सन। तो आप क्या चूज़ करोगे? क्योंकि जॉयफुल तो उसने बोला नहीं है रिकॉर्डिंग में, इसलिए आपको सिनोनिम्स का भी ध्यान देना है कि उससे रिलेटेड आपको जो भी सिनोनिम दिख रहा है क्वेश्चन पेपर पे, उससे जल्दी से टिक करके आप यहाँ पे लिख लोगे आई वॉज अ जॉयफुल पर्सन, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ला ये तो बोला ही नहीं है इसने, अब हम क्या लिखें। कभी कभी सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग में आंसर्स होते हैं। पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है कि उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से उस सेंटेंस को लिख दिया है। हो सकता है कोई एक्टिव वॉइस में हो सेंटेंस, उन्होंने पैसिव में लिख दिया हो, पैसिव में हो एक्टिव में लिख दिया हो, या सिनोनिम्स चेंज कर दिया हो, ग्रामर टेंस वगैरह कर दियो, इस तरह हो सकता है। उसके बाद है राइट आंसर्स एज पर ग्रामर रूल्स। अब जो ग्रामर्स के कुछ रूल्स होते हैं, हमें उसके हिसाब से आंसर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं, वो हमेशा कैपिटल में आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं हम, तो हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि थोड़े उसमें अगर ग्रामेटिकल एरर हो तो भी आपके थोड़े से मार्क्स कट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आई लिव्ड इन आ सिटी, ये सिटी का नाम, विच वॉज वेरी बिग, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब सिटी का नाम आना है, तो सिटी का नाम हम मुंबई चूज़ कर लेते हैं, मुंबई, ठीक है। और आपने लिख दिया अपने आंसर में मुंबई। अब क्या डिफरेंस है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है और बिल्कुल सेम कीवर्ड है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, अगर आप मुंबई का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल केस में लिखोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि मुंबई एक प्रॉपर नाउन है एंड प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स में आते हैं, नो मैटर कि वो बिगिनिंग में आ रहे हैं सेंटेंस के या बाद में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं सेंटेंस के, इट डजेंट मैटर। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये तो सिटी का नेम हो गया, ऐसे होता है किसी पर्सन का नेम होता है, पर्सन का नेम भी हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है ना। तो इन चीज़ों का हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना होता है। इट्स ऑल्सो वेरी एसेंशियल, राइट स्पेलिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। चाहे कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा ही डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमने लीव लिखा है, ये करेक्ट है, और हमने धोखे से लीव लिख दिया है,
भले ही आपका प्रोनाउंस सेम हो रहा है, कुछ भी है गलत हो जाएगा आपका। सो स्पेलिंग पे हमेशा बहुत ध्यान देना है। लिसनिंग में क्या होता है कि अब देखो रीडिंग वगैरह में तो क्या होता है कि चांसेस कम होते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो। अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो होती है लिसनिंग में, क्योंकि हमें कुछ दिख तो रहा नहीं होता है सामने, जो हमने सुनना है वो ही लिखना होता है। तो आप प्लीज़ ध्यान देना कि जो छोटे मोटे वर्ड्स हैं, रोज़ जैसे 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लो, उनकी स्पेलिंग्स लिख लो बार बार, क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है कि हमें आता है, बट जब हम वहाँ लिखने बैठते हैं ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो स्पेलिंग का आप ध्यान देंगे। उसके बाद डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू आर हेयरिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी सुन रहे हो आपने पूरी रिकॉर्डिंग ही सुननी है। इंस्टेड इसको छोड़ते हुए, इस पर फोकस ना करते हुए कि हमें सब समझना है, वील मूव टू द कीवर्ड्स। हम कीवर्ड्स सुनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन है, आई वॉज वेटिंग फॉर हर इन डैश कैफ़े। इसका मतलब है, आप कीवर्ड पकड़ लो, इसका मतलब ये कोई कैफ़े का नाम आएगा। तो आपने नंबर्स नहीं सुनने हैं उस वक्त, कुछ नहीं सुनना, आपने कीवर्ड पे ध्यान देना है, कोई कैफ़े का नाम आने वाला है। इन द सेम वे आई लिव्ड इन दिस सिटी, है ना। कभी कभी आई लिव्ड इन दिस फॉर 2 years। इसका मतलब यहाँ पे किसी प्लेस का नाम आएगा, किसी स्पेस का नाम आएगा। तो वो कोई प्लेस हो सकती है, कोई सिटी हो सकती है, कोई स्पेस हो सकता है, कुछ भी। तो उससे रिलेटेड कीवर्ड आपने लगाने हैं एंड उसको ध्यान में देना है। सब कुछ अगर सुनना चाहोगे तो थोड़ा चांसेस होते हैं कि सब कंफ्यूज हो जाएगा आपस में मिक्स होके एंड आप आंसर मिस कर दो। इन दैट केस अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली आपने मिस कर दिया कोई भी आंसर, तो उस पर नहीं ठहरे रहना है, क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरवाइज चांसेस हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है फिर आपको एकदम से याद आया कि शिट ये रह गया, क्वेश्चन रह गया, अब उसे रहने दो। अगर आपको कुछ भी आपने सुना है, कुछ भी आपको गैस वर्क से समझ आ रहा है, वो जल्दी से लिख दो, क्योंकि हम अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ते हैं इसमें कोई भी क्वेश्चन। एंड देन क्विकली मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी आंसर्स बहुत जल्दी आते हैं लिसनिंग में एंड यू डू नॉट हैव टाइम कि अब आप जो मिस हो गया क्वेश्चन उसके बारे में सोचते रहो। ओके, रेदर मूव टू द अदर वन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ये वाली जो हमारी टिप है ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, यू हैव टू राइट व्हाट यू आर हेयरिंग रेदर देन राइटिंग समथिंग दैट साउंड्स राइट टू यू लॉजिकली। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई क्वेश्चन होता है, हम लिख रहे होते हैं इस पर, फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो सही नहीं लग रहा, ये नहीं आएगा, इसमें ये आना चाहिए। नहीं, आपने जो सुना है बहुत अच्छी बात है अगर आपने वो पूरा सुन लिया है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन मिस हो जाती है, हम छोड़ देते हैं सुनना और आंसर मिस हो जाता है। इसलिए जो भी आपने सुना है, भले ही आपको वो लॉजिकली राइट लग रहा हो या ना लग रहा हो, आपने वही लिखना है। उस वक्त अपनी कॉमन सेंस नहीं चलानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स से कोई साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें कोई भी बात हो रही है और वो कुछ भी बोल रहा है स्पीकर, आप वहाँ ये नहीं सोचने बैठ जाओगे कि यार ऐसा तो नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि आपको आइल्स में उसके मार्क्स नहीं मिलते, लॉजिक के मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको मिलते हैं कि आप कितना अच्छे से, आपने कितनी एफिशिएंटली, प्रोफिशिएंसी से आपने सुना है और वो लिखा है, ठीक है। तो आपने कभी भी अपने लॉजिक लगाने नहीं बैठना है वहाँ पे, जो आपको सामने सुनाई दे रहा है वही लिखना है। सेम अप्लाइज टू रीडिंग, जो पैसेज में है वही लिखना है, अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बनानी है। हाँ, सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ब्रू अप नहीं करनी है, आपने जो सुनाई दे रहा है लिख दो। जो टिप है वो ये है कि आंसर्स जो हैं लिसनिंग में काफ़ी जल्दी जल्दी आ सकते हैं, दे माइट कम वेरी क्विकली विदाउट एनी ब्रेक। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, इनके आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी एक साथ आ सकते हैं। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर पे नोट्स बना रहे हो सुनते हुए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है। तो अगर आप शुरू से ही सारी टिप्स को फॉलो कर रहे होगे जो अभी तक मैंने बताई है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा
एंड आप स्मूथली इस प्रोसेस को भी फॉलो कर पाओगे। क्या होता है, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे तो आपको पता है कि आपने कितने वर्ड्स लिमिट रखनी है या किस हिसाब से आंसर करना है क्वेश्चन को ना। अगर आपने मैं कहूँगी जैसे अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तब भी आपको पता होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप मैच करोगे। फिर जैसे ही आप वो कीवर्ड सुन रहे हो, आप जल्दी जल्दी उनके नोट्स बना लो। अब नोट्स का मतलब ऑफ कोर्स टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो सुन रहे हो वही लिख लो। एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ और स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही बताती हूँ। जैसे उन्होंने जल्दी जल्दी बोला यूनिवर्सिटी बुक, या यूनिवर्सिटी अलग बोला है, बुक अलग बोला। लेट्स से ये क्वेश्चन आंसर नंबर 5 है और आंसर नंबर 6 है। ओ गॉड, 6 को क्या हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जल्दी जल्दी नोट्स लिख देने हैं, ठीक है। 5 के सामने यूनी कर दिया, यहाँ पे आपने बुक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो क्या होगा, जब जल्दी जल्दी आपके आंसर्स आ रहे होंगे ना, तो आप मिस आउट नहीं करोगे। आपको पता होगा कि लिसनिंग में टाइम होता है 10 मिनट का। जब आपकी रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाती है तो आपको 10 मिनट देते हैं टू ट्रांसफर योर आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन पेपर टू द आंसर शीट। तो उस वक्त आपको ये हेल्प कर सकता है। मतलब टोटली आंसर को मिस आउट करने से अच्छा है दैट इफ़ पॉसिबल, अगर आपको लग रहा है कि आप बना सकते हो नोट्स, तो इस तरह बना लो। फिर जब आप इधर देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा ना कि अच्छा ये क्या था यार। क्योंकि कभी कभी इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आते हैं, लोग लिख नहीं पाते हैं। जो उनके सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके आगे नहीं लिख पाते हैं वो आंसर्स को, इतनी जल्दी जल्दी आते हैं सारे आंसर्स। तो आप ऐसे नोट्स बना लो, फिर बाद में जब आपको टाइम मिलेगा आपको कम से कम इसको देख के याद तो आ जाएगा ना कि ये क्या था। अच्छा ठीक है, ये यूनिवर्सिटी था, 1 वर्ड में अगर लिखना है तो हमने ये लिख दिया। बुक है, ठीक है, ऐसे करके। और ऐसे लिखना है जो आपको समझ में आ जाए, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया और फिर आपको ही समझ में नहीं आ रहा। नाउ अब क्या होता है, ऐसा भी होता है कि आंसर्स बहुत क्विकली आते हैं और ऐसा भी होता है कि आंसर्स में बहुत गैप होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका आंसर 5 है और 6 है। अब 5 इन्होंने बोल दिया, फिर वो अपनी बातें करने लग गए एंड एकदम से देन 6 का आंसर आ गया। तो कंसंट्रेशन कभी मिस नहीं करनी है। मैं आई नो कंसंट्रेशन बहुत बार बोल रही हूँ वीडियो में, बट लिसनिंग में कंसंट्रेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और सारी टिप्स की जो एक मदर है ना, वो कंसंट्रेशन ही है लिसनिंग में। सो कोई भी टिप हो उसको आप कंसंट्रेशन ज़रूर जोड़ दो खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या है कि आंसर्स रिकॉर्डिंग के बीच में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ए स्पीकर 1 के लिए लिखा है, ये बी स्पीकर 2 के लिए, टू कीप इट सिंपल। अब जैसे 2 स्पीकर्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो एक ने बोला कि लेट्स मीट एट 7 PM, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दे आर मीटिंग एट दिस PM, ठीक है। इसने बोला लेट्स मीट एट 7 PM, तो स्पीकर बी ने कह दिया कि हाँ डेफिनेटली। अब डेफिनेटली की मतलब कि हाँ इनका कंफर्म हो गया है कि ये दोनों मिल रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे 7 PM लिख दिया अपने क्वेश्चन पेपर पे। नाउ सडनली आप ये मत सोच लेना कि ठीक है अब मुझे आंसर मिल गया, अब मैं छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्योंकि आइल्स में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए ऐसा देते हैं कि वो बीच में आंसर्स चेंज कर सकते हैं। तो अब आपने तो यहाँ पे 7 लिख दिया, फिर आपने ध्यान देना बंद कर दिया क्वेश्चन पे, और फिर स्पीकर बोला ओ वेट आई थिंक 6 PM इज़ गुड। तो स्पीकर बी ने बोला ओके। तो इसका मतलब जो ये 7 PM का टाइमिंग था ये अब गलत हो गया है, इसको नहीं हम इंक्लूड करेंगे, वी हैव टू राइट 6 PM है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ ठीक है इसका आंसर मिल गया मेरे को, अब इसे छोड़ो, नहीं, पूरा ध्यान से सुनना है जब तक वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है स्पीकर। यू डू नॉट हैव टू लीव द क्वेश्चन, ठीक है। लीव द क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाओगे, इसका मतलब ये है हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि मे बी इसका आंसर चेंज हो सकता है। अभी ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने बीच में डाला है एज अ हिंड्रेंस, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें लिखा होता है राइट 1 वर्ड ओनली, ओके, या फिर लिखा होता है चूज़ एन अल्फ़ाबेट, या फिर कभी कभी लिखा होता है राइट 2 वर्ड्स, राइट नॉट मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान देना है, कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर ये हमने लिख दिया ए हॉलीडे
तो ये एक वर्ड माना जाएगा, क्योंकि ए तो आर्टिकल है, ए को कौन ही गिनता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल नंबर्स एंड वर्ड्स आर काउंटेड, ठीक है। अगर ये ए है, भले ही ये आर्टिकल है, मगर हम इसे एक वर्ड के तौर पे काउंट करते हैं। हॉलीडे तो अपने आप में एक वर्ड है। अब जैसे 1950 है, अब हाँ 1950 का ऐसा नहीं है कि ऐसे गिनेंगे 19504 नो, ये पूरा एक ही वो नंबर है, ये अलग से लिखा है, ये एक नंबर है। 15 लिखा है, 15 अलग से एक नंबर है, ठीक है। 200 लिखा है, 200 अलग से एक नंबर है। तो अगर हमने अपने आंसर्स में लिखा है ए हॉलीडे और फिर हमने लिखा है 1950, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 वर्ड्स एंड अ नंबर है। आता है ना, राइट नॉट मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर, या राइट 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, तो ये इस तरह से आएगा। सो मेक श्योर जब भी आप आंसर पेन डाउन कर रहे हो अपनी आंसर शीट पे फाइनली, तो इंस्ट्रक्शन से ज़रूर मैच कर लेना उनको। वो 10 मिनट बाद में इसीलिए दिए जाते हैं कि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो कहने को छोटी होती हैं लेकिन बड़ा इम्पैक्ट होता है इनका, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इंक्लूड आ वीडियो जो कि हमने अभी तक की हैं, जो कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है, हमेशा उनका ध्यान रखना है। वो है क्वेश्चन हमेशा पढ़ने हैं लिसनिंग में। जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस 10 मिनट तो नहीं, सॉरी 1-2 मिनट, जो 1 मिनट होते हैं हमारे पास कुछ सेक्शंस क्वेश्चंस के करने के, क्वेश्चंस हमेशा पढ़ने हैं, इनको नहीं छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने आना है, इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़ने हैं, बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। स्पेलिंग पे ध्यान देना है और ग्रामर पे ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों को आप जब फाइनली आंसर शीट पे अपने पेन डाउन कर रहे हो आंसर्स, बहुत इन फैक्टर्स का ध्यान रखना। एंड जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कॉन्संट्रेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है, ठीक है। सो इन सब के साथ साथ एक और फ़न तरीका होता है जिससे आप अपनी लिसनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर भी नहीं होगे। वो है कि आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो सीरीज़ है या मूवी है, एनीथिंग आप देख सकते हो। पहले कोशिश करना विद सबटाइटल्स देखना, एंड देन उसको ही विदाउट सबटाइटल्स देख के समझने की कोशिश करना। तो आप एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा वो, और आप आदत हो जाएगी आपको सुनने की उस एक्सेंट को। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, इंग्लिश समझ आती है लेकिन वो एक्सेंट की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप ऐसी फॉरेन की देखोगे कोई भी मूवी, फॉर यू नो टू कैच द एक्सेंट जब आप एक्चुअल लिसनिंग के एग्ज़ाम में सुन रहे होगे। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, एंड आई विल बी कमिंग विद मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर होपफुली। टिल देन जस्ट प्रैक्टिस व्हाटएवर आपको अभी तक बताया मैंने। इफ़ यू think that it is helpful, and you can also contact us on Instagram. Till then, bye and all the best.